नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। आपके पास ऑप्शन है अमीर खुसरो, नरपति नाथ, जगनेर या चंद्रबरदाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई है। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग हैं? तो पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग है। ठीक है, कितने सर्ग है? 69 सर्ग है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। अब हम बात करेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया था। बताइए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? बिल्कुल सही, बीजवपन काल। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा दी थी। और राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? सिद्ध सामंत काल। ठीक है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद या केशव चंद्र सेन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताना है और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। कब लिखा था इन्होंने ये? तो 1875 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? आपके पास ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फारसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पद्मावत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत के रचयिता का नाम भी बताइए। बिल्कुल सही, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि पद्मावत का रचनाकाल क्या माना जाता है। ठीक है, पद्मावत का रचनाकाल क्या माना जाता है? सभी लोग मुझे कमेंट करके अपना उत्तर अवश्य देना। हमारा अगला प्रश्न है, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। आपके पास ऑप्शन है दुष्धन प्रकृति, दुहधन प्रकृति, दृश्यधन प्रकृति या दुष्प्रधन कृति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, दुहधन प्रकृति। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि है। आपके पास ऑप्शन है तुलसी, जायसी, विद्यापति या नंददास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति जी माने जाते हैं। आप जानते हैं कि विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है, और विद्यापति की प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। वो प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कई बार इनकी भाषा भी पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो विद्यापति की पदावली है वो मैथिली भाषा में रचित है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा अवध है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? आपके पास ऑप्शन है सुरसारावली, दोहावली, साहित्य लहरी या सुरसागर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस रचना को सूरदास जी ने नहीं लिखा है उसका चयन करना है आपको, और साथ में फिर ये बताना है कि यह रचना जो है वो किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। दोहावली सूरदास जी की रचना नहीं है। इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, दोहावली तुलसीदास जी की रचना है और इसका समय क्या माना जाता है? तो 1583 ईस्वी की रचना है ये इनकी। ठीक है,
कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि दोहावली किस भाषा में लिखी गई रचना है। बताइए, दोहावली की भाषा बताइए, किस भाषा में लिखी गई है। बिल्कुल सही, दोहावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, आंसू शब्द है, आपके पास ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। आंसू कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है या देशज है। बताइए। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। आंसू शब्द तद्भव है। अगर हम बात करें कि इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम होगा अश्रु। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे। आपके पास ऑप्शन है रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या निम्बार्काचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, रामानुजाचार्य थे। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि रामानंद ने किस संप्रदाय का प्रवर्तक किया। रामानंद किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। बताइए, रामानंद के संप्रदाय का नाम बताइए। बिल्कुल सही, रामावत संप्रदाय। और मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक थे और निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद और सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन, निम्बार्काचार्य। ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, रामानुजाचार्य। और रामानंद के संप्रदाय का नाम था रामावत संप्रदाय। मध्वाचार्य के संप्रदाय का नाम था द्वैतवाद और निम्बार्काचार्य के संप्रदाय का नाम था द्वैताद्वैतवाद और सनकादि। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। आपके पास ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विष्णु शर्मा या सूरदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी, तो वल्लभाचार्य जी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था। आपके पास ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिचंद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर या प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए, आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी थे। ठीक है। और यह कैसी पत्रिका थी, तो यह मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन क्या माना जाता है, तो 1881 ईस्वी। ठीक है। कहाँ से प्रकाशित होती थी, मिर्जापुर से। आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी थे। कब प्रकाशित हुई थी, 1881 ईस्वी में। कहाँ से, मिर्जापुर से। अब हम बात करेंगे कि बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का नाम क्या था। बताइए, बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का नाम बताइए। बिल्कुल सही, हिंदी प्रदीप। ठीक है। कब निकाली थी इन्होंने ये, 1877 ईस्वी में। यह भी मासिक पत्रिका थी और प्रयाग से प्रकाशित होती थी ये। अब हम बात करेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाओं के नाम बताइए। मैंने आपको पढ़ाया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल 3 पत्रिकाएं निकाली थी। बताइए, उन तीनों पत्रिकाओं के नाम बताइए। बिल्कुल सही, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, शाबाश, और बाला बोधनी। बिल्कुल सही, 3 पत्रिकाएं निकाली थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। कौन कौन सी, कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में निकाली थी, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में निकाली थी और बाला बोधनी 1874 ईस्वी में निकाली थी। और अब हम बात करेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र ने कौन सी पत्रिका निकाली थी। बिल्कुल सही, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका निकाली थी 1883 ईस्वी में। कहाँ से प्रकाशित होती थी ये, कानपुर से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था। आपके पास ऑप्शन है नंददास, परमानंद दास, चित स्वामी या हरिव्यास देव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था। और साथ में आपने ये भी बताना है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी और कब की थी।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो हरिव्यास देव नहीं है। चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी और कब की थी? बिल्कुल सही। अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ जी ने की थी। कब की थी? 1565 ईस्वी में। ठीक है। आप जानते हैं कि इसमें कुल 8 कवियों को शामिल किया गया था। 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे और 4 शिष्य जो है वो विठलनाथ जी के शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, बादल राग के रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बादल राग के रचयिता का नाम बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है बादल राग। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? आपके पास ऑप्शन है संस्मरण, उपन्यास, रेखाचित्र या आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। आपको बताना है कि यह किस विधा में लिखी गई है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। यह आत्मकथा विधा की रचना है। हमने पढ़ा था कि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग था इसका क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी में। ठीक है। और दूसरा भाग कौन सा था? नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी का। और तीसरा भाग था बसेरे से दूर 1978 ईस्वी। और चौथा था दश द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी का। ठीक है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? आपके पास ऑप्शन है खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य या लंबी कविता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? असाध्य वीणा जो कि अज्ञे जी की रचना है, आपको बताना है कि यह कैसी कृति है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। अज्ञे की असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। हमारा अगला प्रश्न है, जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? आपके पास ऑप्शन है विभावना, विशेषोक्ति, असंगति या दीपक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। वहां कौन सा अलंकार होता है? तो विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विभावना अलंकार है। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपके पास ऑप्शन है कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमुदिनी या कुमदुनी। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। शुद्ध रूप कौन सा होगा? कुमुदिनी। हमारा अगला प्रश्न है, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है। आपके पास ऑप्शन है हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप या हस्तक्षेप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शुद्ध रूप का चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर, शाबाश बताइए। जी हाँ, फर्स्ट और थर्ड जो है वो सेम है। ठीक है। तो यही इसका शुद्ध रूप है हस्तक्षेप। ठीक है। कई बार इसका अर्थ भी पूछा जाता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? किसी मामले में टांग अड़ाना अथवा दखल देना। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्तियां दी गई हैं।
अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी पंक्तियां हैं ये? जयशंकर प्रसाद जी की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मुक्तिबोध की कहानी है। आपके पास ऑप्शन है बबूल की छाँव, परिंदी, काट का सपना या नीम के फूल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मुक्तिबोध की कहानी कौन सी है उसका चयन करना है और साथ में उसका रचनाकाल भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। मुक्तिबोध की कहानी कौन सी है? काट का सपना। चलिए अब आप बताइए कि इसका रचनाकाल क्या माना जाता है। बिल्कुल सही, 1967 ईस्वी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बबुल की छाँव किसकी कहानी है। बताइए बबुल की छाँव किसकी कहानी है? बिल्कुल सही, शानी की कहानी है ये, 1958 ईस्वी की। बबुल की छाँव शानी, शानी जी की कहानी है ये, 1958 ईस्वी की। परिंदे, चलिए बताइए परिंदे किसकी कहानी है? ये तो मैंने आपको कई बार बताया है। बिल्कुल सही, परिंदे जो है वो निर्मल वर्मा की कहानी है और इसका रचनाकाल क्या है? बिल्कुल सही, 1960 ईस्वी। नीम के फूल किसकी कहानी है? बताइए नीम के फूल किसकी कहानी है? बिल्कुल सही, गिरिराज किशोर की। किसकी कहानी है? गिरिराज किशोर की है, 1964 ईस्वी की। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो जो है वो अपलोड की गई है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।